नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फतेहपुर टेक्नोलॉजी में। और हमें आपकी सर अरविंद सिंह। आज से हम लोग उत्तर प्रदेश डीलेट वर्ष 2021 के प्रथम सेमेस्टर के छठे सब्जेक्ट हिंदी की शुरुआत कर रहे हैं। अगर आपको यह क्लास पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश से डीलेट कोर्स कर रहे हैं। चलिए क्लास कंटिन्यू। सबसे पहले हम लोग सिलेबस के ऊपर नजर डालते हैं। सिलेबस में आपका पहला चैप्टर होगा भाषा का अर्थ, महत्व, विविध रूप और हिंदी भाषा का विकास एवं कक्षा शिक्षण के उद्देश्य। और दूसरा आपका होगा हिंदी भाषा में ध्वनियों को सुनकर समझना एवं उच्चारण करना, देवनागरी के समस्त लिपि संकेतों, स्वर, मात्रा, व्यंजन, संयुक्त वर्ण एवं संयुक्त अक्षर तथा मात्राओं का ज्ञान। वही बात करते हैं हम लोग चौथे चैप्टर की। तो चौथे लेसन का नाम है विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, तुकांत एवं समान ध्वनियों वाले शब्दों की पहचान। पांचवा चैप्टर हमारा होगा अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मय बोधक, अवतरण चिन्ह और विराम चिन्ह का ज्ञान एवं प्रयोग। वही अंतिम चैप्टर हमारा होगा लेखन शिक्षण की विधियां और लिखना सीखने में ध्यान रखने योग्य बातें। तो यहाँ पर हम लोग पहला चैप्टर आपका उठाते हैं भाषा का अर्थ, महत्व, विविध रूप और हिंदी भाषा का विकास एवं कक्षा शिक्षण के उद्देश्य। देखिए, हम पूरी किताब आपको नहीं बताएंगे, हम आपको केवल उतना बताएंगे जो विगत वर्षों से एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में बार बार आ रहा है। तो हमने हाथ से लिखे हुए नोट्स तैयार कर रखे हैं और ये नोट्स आप बना लीजिए, इतना ही काफी है आपको पास होने के लिए। आपको कोई भी किताब नहीं खरीदनी है। किताब खरीदने से अच्छा आप SC/ERT की PDF डाउनलोड कर लें, वो आपको निःशुल्क मिल जाएगी। देखिए, भाषा का परिचय। देखिए, भाषा क्या होती है। जब एक व्यक्ति अपने जज्बात, अपने इमोशन या अपने संदेश को दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचाना चाहता है तो उसे भाषा के माध्यम से पहुंचाता है। कैसे? मान लीजिए आप भारतीय हैं और आपको केवल हिंदी आती है और आपके सामने एक चाइनीज है और उस चाइनीज से आप बात करना चाहते हैं, उसे केवल चाइनीज आती है, वो हिंदी नहीं जानता और आप भारतीय होके चाइनीज नहीं जानते, तो आप लोग क्या करेंगे ऐसे में कम्युनिकेशन करने के लिए? ऐसे में आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। कम्युनिकेशन करने के लिए हम लोग इंटरप्रेटर का प्रयोग करेंगे, यानी कि एक ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे जो भाषा चाइनीज भी समझता हो और भारतीय भी समझता हो, जैसे कि अंग्रेजी, इंग्लिश। तो इसी प्रकार आप ये कह सकते हैं भाषा एक ऐसा माध्यम है जो दो व्यक्ति के बीच परस्पर सूचनाओं का आदान प्रदान करती है और भावनाओं का आदान प्रदान करती है, संकेतों का आदान प्रदान करती है। तो अब इसके शाब्दिक रूप से इसका परिचय हम जानते हैं। जैसे दिया हुआ है, वस्तुतः भाषा की उत्पत्ति का अभिप्राय यह है कि मनुष्य को ध्वनन की शक्ति कब प्राप्त हुई और उच्चरित ध्वनि और उसके अर्थ में ससंग स्थापना करना उसने कब और कैसे सीखा। यानी पहली बार इंसान ने भाषा कब सीखी, बोलना कब सीखा और कब उसने दूसरों से कम्युनिकेशन किया, कब दूसरों से संबंध स्थापित करना सीखा। आगे आते हैं भाषा का अर्थ की और परिभाषाएं पढ़ते हैं। भाषा की रचना संस्कृत के भाष धातु से हुई है जिसका अर्थ है व्यक्ताया वांची। धातु के अर्थ से दृष्टि से यदि भाषा को परिभाषित किया जाए तो कहा जा सकता है कि विचारों, भावों और इच्छाओं को अभिव्यक्त करने की क्षमता रखने वाले वर्णात्मक प्रतीकों को समष्टि को भाषा कहते हैं। ठीक, यानी विचार को प्रकट करने के जो माध्यम है उसको ही भाषा कहते हैं। यहाँ पर हम सुमित्रानंदन पंत की चर्चा करते हैं। उनके अनुसार भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है। यह विश्व की हृदय तंत्र की झंकार है जिनके स्वर में अभिव्यक्ति पाई जाती है। काव्य दर्शन के अनुसार यह समस्त तीनों लोकों अंधकारमय हो जाते हैं यदि भाषा रूपी ज्योति से यह संसार प्रदीप्त ना होता। यानी भाषा रूपी दिया ना होता तो तीनों लोग अंधकारमय होते, अंधेरा होता, कोई कम्युनिकेशन ना हो पाता। एक संस्कृत सूक्ति के अनुसार इतमगतम कृतसम जातेत भुवन त्रयम
यदि शब्दा हृदय ज्योति तो संसार न दीप्ते, यानी श्याम सुंदर दास जी के अनुसार भाषा ध्वनि संकेतों का व्यवहार है। बिल्कुल, जब हम लोग बात करते हैं तो हमारे मुख से ध्वनि उत्पन्न होती है, उस ध्वनि को सामने वाला व्यक्ति सुनता है और समझता है, यही भाषा होती है। अब बात करते हैं हम लोग भाषा के महत्व की। आप बच्चों को समझा सकते हैं वर्तमान समय में भाषा का इतना अधिक महत्व है कि भाषा को मानवीय विकास का पर्याय माना जाता है। मानव शिशु समाज के वातावरण के मध्य विकसित होता है। समाज में भाषा की सुनिश्चित परंपरा होती है। इसी भाषाई परिवेश में बालक का सम्यक और सुनिश्चित विकास होता है। यानी कोई बच्चा जहाँ जन्म लेता है बिना स्कूल गए वहाँ की भाषा सीख जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने बड़े बुजुर्गों से सुनता रहता है और उसको समझता रहता है। इस प्रकार वो अपनी मातृभाषा, लोकल की भाषा सीख जाता है। हम लोग यहाँ 20-20 वर्ष के हो जाते हैं और अच्छे से अंग्रेजी नहीं बोल पाते, लेकिन अमेरिका में कोई व्यक्ति पैदा होता है तो पैदा होते ही अंग्रेजी बोलना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक इन्वायरमेंट होता है, वहाँ के लोगों के वे शब्द सुनता रहता है और समझता है। मानव अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए विचारों और अभिव्यक्ति एवं ज्ञानार्जन के लिए भाषा पर डिपेंड रहता है। आचार्य दंडी के अनुसार यदि शब्द रूपी ज्योति संसार में प्रकाशित न होती तो यह संसार त्रिलोक के गहन अंधकार में डूब जाता। आगे हम लोग बात करते हैं रॉबर्ट लैंडो के अनुसार भाषा का गहन संबंध मानव अनुभूतियों और क्रियाओं से है। इसका उपयोग प्रत्येक व्यक्ति कार्य, पूजा या खेल में करता है, चाहे वह भिखारी हो या पूंजीपति हो, चाहे जंगली हो या सभ्य हो। यानी भाषा के प्रयोग को हर व्यक्ति करता है, हर जीवधारी करता है। जीवों की, जंतुओं की अपनी अलग भाषा होती है, पेड़ पौधों की अपनी अलग भाषा होती है और इंसान की अलग भाषा। अब भाषा के महत्व के विभिन्न रूप की चर्चा करते हैं। भाषा का राष्ट्रीय महत्व। भारतीय विद्वानों के अनुसार संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। अन्य भाषाएं संस्कृत भाषा की ऋणी है। यानी सारी भाषाएं, दुनिया की जितनी भाषाएं हैं ये संस्कृत भाषा से ही बनी है। संस्कृत जो कि हमारी राष्ट्रीय भाषा है, विघटनकारी तत्वों को इस घटना की याद दिलाती है। भाषा में विघटनकारी विष को घोलने की क्षमता होती है। भाषा के योगदान से लोग भेदभाव भुलाकर राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि स्थान देने लगते हैं। भाषा और राज्यों के आधार पर पैदा होने वाले मतभेद के राष्ट्रीय महत्व को समझने पर समाप्त हो जाता है। यानी प्रत्येक भाषा का अपना स्थान होता है। आमतौर पर लोग, राजनीतिक व्यक्ति, क्षेत्रीय व्यक्ति भाषाओं के नाम पर लड़ते रहते हैं, लेकिन जब उन भाषाओं की जननी देखी जाती है तो सारी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा होती है। जब इस बात को वे स्मरण करते हैं तो आपसी भेदभाव भुला के लड़ना बंद कर देते हैं और उनके अंदर राष्ट्रीय एकता का दीप ज्वलित होता है। आगे हम लोग बात करते हैं भाषा का सांस्कृतिक महत्व। भाषा मूलतः मनुष्य का एक संस्कार है। भाषा को हम पारिवारिक, सामाजिक पर्यावरण के रूप में सहज क्षमता से और उसके अनुसार क्रिया द्वारा अर्जित करते हैं। परंपरा उसे पुष्ट और विकसित करती है। संस्कृति की सजगता से भाषा मुखर हो उठती है। इसलिए भाषा भाव संप्रेषण का मात्र स्थूल साधन न होकर किसी भी राष्ट्र की संस्कृति को युगों तक अक्षुण्ण बनाए रखने में सक्षम होती है। इसलिए सांस्कृतिक व्यापार का आदान प्रदान भी भाषा है तथा संस्कृति की रक्षक भी होती है। आगे हम लोग चर्चा करते हैं भाषा का साहित्यिक महत्व। भाषा ही मानव समाज में प्रतिष्ठित करती है और भाषा हमें इस योग्य बनाती है कि हम अपने जीवन के सुख दुख, हर्ष, विमर्श, भय, क्रोध आदि भावों को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करने में सक्षम हो सकें। अगर आपको भाषा नहीं आती और आपको एक ऐसे देश छोड़ दिया जाए जहां पर दूसरी भाषा बोली जाती है, अगर आपको भूख लगी है तो आप इशारे से बात करेंगे लेकिन बोल नहीं पाएंगे, उतना अच्छे से आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसके शब्दों को समझने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो दूसरे क्षेत्र में आप सही से कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, कुछ मांग नहीं पाएंगे, बार बार गूगल ट्रांसलेशन का आप यूज करेंगे लेकिन आप अपनी बात सही से कह नहीं पाएंगे। इसलिए उस क्षेत्र की भाषा जानना जरूरी है। आगे हम लोग बात करते हैं भाषा का व्यवहारिक महत्व। भाषा मूलतः सामाजिक वस्तु है, अतः समाज उसका अनेक विधियों से उपयोग करता है। चूंकि भाषा व्यक्ति निरपेक्ष नहीं है, अतः भाषा का व्यक्तित्व उपयोग भी संभव है। आप इसको हेडिंग बाय हेडिंग नोट कर लीजिए। आप ये जो नोट्स देख रहे हैं, इस नोट्स का लिंक आपको वीडियो के नीचे पीडीएफ में मिल जाएगा। साथ में हम लोग टेलीग्राम में भी शेयर कर देंगे। सामाजिक दृष्टि से भाषा को निम्नलिखित उपयोग माने जाते हैं: चिंतन, आस्वादन, सूचना और प्रेरणा। चिंतन, ज्ञान विज्ञान की जितनी शाखाएं सभी का विकास चिंतन के माध्यम से हुआ है। धर्म, दर्शन, राजनीति, कला, साहित्य एवं विज्ञान आदि सभी चिंतन के ही प्रतिफल हैं और कोई भी व्यक्ति या समाज उक्त चिंतन में सहयोग भाषा के माध्यम से ही प्राप्त
करता है। नंबर 2 पॉइंट आपका है आस्वादन। साहित्य या संगीत का आस्वादन हम भाषा के माध्यम से ही करते हैं। आस्वादन में रमणीय भाषा अपेक्षाकृत अधिक सहयोगिनी होती है। सृजनात्मक या रचनात्मक क्षणों में रमणीय भाषा का उपयोग आवश्यक हो जाता है। सूचना अगला पॉइंट है। तीसरा, भाषा का सर्वाधिक उपयोग सूचना के लिए होता है। सूचना देना या प्राप्त करना भाषा के बिना संभव नहीं है। मान लीजिए प्रधानमंत्री जी किसी अन्य देश जाते हैं, वहाँ पर दूसरी भाषा बोली जाती है, तो माननीय प्रधानमंत्री के साथ में एक इंटरप्रेटर जाता है, एक व्यक्ति जाता है जिसको हमारे देश की तो भाषा आती ही है, प्लस प्रधानमंत्री जी जिस देश में विजिट कर रहे हैं, जिस देश में भ्रमण कर रहे हैं, उसको वहाँ की भी भाषा आती है और इन हमारी बातों को, प्रधानमंत्री जी की बातों को उनकी भाषा में कन्वर्ट करके उनको सुनाता है और उन दूसरे देश वालों के शब्दों को सुनकर हिंदी में रूपांतरित करके माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनाता है। तो आप कह सकते हैं भाषा का सबसे ज्यादा प्रयोग सूचना के आदान प्रदान में होता है। चौथा पॉइंट है प्रेरणा। प्रेरणा को भाषा का गत्यात्मक उपयोग कहा जाता है। आज की दृष्टि से, विज्ञान के युग में इस दृष्टि से भाषा का अधिक उपयोग होने लगा है। वैसे साहित्य एवं संगीत के माध्यम से भी भाषा का उपयोग प्रेरणा के लिए होता रहता है। अब अगले मुख्य हेडिंग की बात करते हैं, भाषा का पारिभाषिक महत्व। वास्तविक रूप से भाषा वाक्य आधारित वाक्यों की क्रमबद्ध उपज कही जा सकती है। यह सार्थक ध्वनियों की क्रमबद्ध प्रणाली भी मानी जाती है। पाश्चात्य भाषाविदों ने भाषा को अनेक प्रकार से परिभाषित करने का प्रयास किया है। कोई भाषाविद इसे अर्थवान कंडोत्कीर्ण ध्वनि समष्टि मानता है, तो कोई ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत भावों तथा विचारों का प्रकटीकरण मानता है। आगे हम रोशनी डालते हैं हिंदी भाषा के विकास में। देखिए कुछ यहाँ पर रंग बिरंगी हेडिंग आपके सामने, इसको समझना है। मध्य एशिया में भाषा का विकास कैसे हुआ? चूंकि हमारा देश सिंधु नदी किनारे था, लोग पश्चिम की तरफ से भारत में आए थे, तो वहां पर क्या था, सा को हा बोलते थे और धा को दा। तो इस प्रकार सा से हा बना, धा से दा बना, सिंधु से हिंदू बन गया। हिंदी एक फारसी शब्द है जो ईरानी मुस्लिम शब्द ईरानी द्वारा दिया गया है। उत्पत्ति सिंधु नदी किनारे यानी हिंदू नदी, फिर उससे बना हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बना हिंदी, यानी जो लोग हिंदुस्तान में रहते थे उनको हिंदी कहा गया। हिंदी भाषा भी हो गई प्लस निवासियों को भी हिंदी कहा गया और पूरे देश का नाम हिंदुस्तान कर दिया मुगल आक्रमणकारियों ने। हिंदी भाषा के परिवार की बात करते हैं। हिंदी भाषा का परिवार कितना बड़ा है? भारोपीय परिवार की भाषा यानी भारतीय और यूरोपियन परिवार की भाषा है। इसमें भारत में आते हैं तो इसको संस्कृत में बांटा गया है और यूरोप में आते हैं तो वहाँ पे लैटिन भाषा का प्रयोग किया गया है। संस्कृत और लैटिन दोनों जुड़वा बहनें कही जा सकती हैं। संस्कृत की तरफ हम लोग आते हैं तो भारत की सभी भाषाओं की जननी आर्य भाषा संस्कृत है और यूरोप में सभी यूरोपीय भाषाओं की जननी लैटिन भाषा है। आगे बात करते हैं भारत में भाषा परिवार। उत्तर भारत में आर्य भाषा क्षेत्र है, दक्षिण भारत में द्रविड़ क्षेत्र है और द्रविड़ क्षेत्र में आता है आपका तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। अब बात करते हैं भारतीय आर्य भाषा का विकास कैसे हुआ। प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और तीसरा पॉइंट है आधुनिक आर्य भाषा। इनको 3 कैटेगरी हम लोगों ने बांटा है, प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। अब प्राचीन आर्य भाषा में आपकी संस्कृत आती है, मध्यकालीन आर्य भाषा में आपकी पाली आती है जिसको पहली लोक भाषा कहा जाता है, आधुनिक आर्य भाषा में आपकी हिंदी आती है जिसको हम और आप बोलते हैं। मध्यकालीन आर्य भाषा में पाली के अंतर्गत बौद्ध साहित्य लिखा गया और हिंदी के अंतर्गत 3 चरण अवस्थाएं हैं। बौद्ध साहित्य प्राकृत की दूसरी भाषा लोक भाषा है जिसमें जैन साहित्य है। वहीं हिंदी में आते हैं पुरानी या प्रारंभिक हिंदी के अंतर्गत कला साहित्य, वीर गाथा काल, आदिकाल की रचना की गई। अपभ्रंश भाषा में आधुनिक आर्य भाषा हिंदी की जननी है। और बात करते हैं समाज में हिंदी की, तो आपका राजपूत युग, मुस्लिम युग आता है आपका आधुनिक हिंदी में, जो कि दिल्ली सल्तनत तक था। भाषा अवहट भाषा प्रयोग होती है। अवहट भाषा आपका मध्यकालीन समय में भी प्रयोग होती है, परवर्ती अपभ्रंश है।
वही दूसरा पॉइंट आपका हम चर्चा करते हैं आधुनिक हिंदी में मध्यकालीन हिंदी, जहां पर काल आपका आता है भक्ति काल, रीति काल, श्रृंगार काल। और समाज है उत्तर मुस्लिम युग, मुगल जहांगीर काल, भाषा अवधि ब्रज भाषा। तीसरा पॉइंट है आधुनिक हिंदी काल, आधुनिक काल, समाज उत्तर मुगल काल, ब्रिटिश भारत। ब्रिटिश भारत के बाद आपको स्वतंत्र भारत आता है और यहाँ पे हम लोग भाषा बोलते हैं खड़ी बोली। धीमे धीमे इस प्रकार भाषा में परिवर्तन होता चला गया। ये पूरा आपको चार्ट मिल जाएगा, एक तरीके से बना रखा है, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे कॉपी में। आशा करते हैं क्लास आपको पसंद आई है। अगर ये क्लास पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में संस्कृत में। कल हम लोग क्लास लेंगे संस्कृत की। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। जो चीज़ आपको समझ में ना आए तो कमेंट कीजिए। तब तक के लिए जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।